आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में कि एक से ज़्यादा ट्रांसफार्मर को जो है पैरेलली क्यों कनेक्ट की जाती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, और अगर हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो किन किन बातों का जो है हमें ध्यान रखना होता है, क्या क्या कंडीशन है जो कि बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, और कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जिसे डिज़ायर्ड कंडीशन कहा जाता है। यानी कि अगर हुआ तो भी ठीक, अगर नहीं हुआ तो आप कनेक्ट तो कर ही सकते हैं बट उतना बढ़िया जो है आपको परफॉर्मेंस या आउटपुट में नहीं देने वाला है। और यहाँ से ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में जो है क्वेश्चन भी फ्रेम की जाती है। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। देखिए, अगर आप बुकिश लैंग्वेज से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि पैरेलली जो है ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो 4 शब्द में जो है ना इसको समेट लिया गया है कि एफिशिएंसी बढ़ाता है, अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, रिलायबिलिटी बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। पर चीज़ों को हमें कंसेप्चुअली अच्छे से समझना है। तो ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट करने का ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि जो ट्रांसफार्मर आपने लगा रखा है, जो उसका जो कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा लोड अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड का रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में जो है हम पैरेलल ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, उसकी जगह पे दूसरा ट्रांसफार्मर लेकर के आए बड़े रेटिंग का और उसे इंस्टॉल कर दें, तो वो क्या हमारा काम नहीं करेगा? डेफिनेटली वो करेगा, बट इसके साथ ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहला दिक्कत तो ये है कि ये अनइकोनॉमिकल होगा। जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा होते जाता है, आप हाई कैपेसिटी वाले ट्रांसफार्मर, हाई रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर की आप बात कर रहे होते हैं, तो उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो आप बड़ा ट्रांसफार्मर ना लगा के उसकी जगह पे जो है वैसा ही और एक ट्रांसफार्मर छोटा जो है पैरेलली में अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो है आपको सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। और इसके साथ सबसे बड़ा बात ये भी है ना कि अब कब तक जो है बड़ा ट्रांसफार्मर जो है रिप्लेस करके आप लगाते रहेंगे, क्योंकि लोड का जो रिक्वायरमेंट है ना वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर आप 2000 के टाइम से अगर आप देखोगे तो उस वक्त कितना ही ज़्यादा लोड लोग घर में यूज़ करते थे। आपके बहुत कम आपको जो है फ्रिज, एसी, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलता था। पर आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो हर घर में जो है आपको फ्रिज, एसी देखने मिलेगा। एक एक घर में 3-3 लोग एसी यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब एक बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नीड हो गया इस तरीके का। तो अगर आप 2000 से लेकर के अभी तक देख रहे हैं तो ये जो लोड का जो डिमांड है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है, और आने वाले टाइम में भी वो बढ़ता ही जाएगा। फिर आप कब तक जो है बड़े वाले ट्रांसफार्मर से रिप्लेस करते रहेंगे? तो ये जो पैरेलल ऑपरेशन है ना, पैरेलल कनेक्ट करने का जो तरीका है ना, वो बेस्ट होता है कि भाई जैसे जैसे लोड का डिमांड बढ़ रहा है, आप जो है छोटा ही ट्रांसफार्मर जो है पैरेलली कनेक्ट कर दे, ताकि उस लोड का डिमांड को जो है पूरा कर सके। अब इसके साथ ये भी बात होता है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि एक एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे थे, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग हट गए, तो लोड का डिमांड जो है कम हो गया। तो लोड का डिमांड आपका कम हो गया, तो फिर आपको क्या करना होगा? बस आप जो एक आग जो पैरेलल में आपने कनेक्ट कर रखा था उसको जो है आप हटा देंगे। यानी कि ये आपके सिस्टम का जो है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर रहा होता है। अदरवाइज क्या होता, अगर बड़ा ट्रांसफार्मर आपके पास होता तो वो जो ट्रांसफार्मर है वो अपने रेटेड लोड से जो है कम में ऑपरेट हो रहा होता है। और किसी भी मशीन की बात करें, सिर्फ ट्रांसफार्मर की ही नहीं, किसी भी मशीन को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसका जो एफिशिएंसी होता है वो मैक्सिमम तभी देता है जब वो रेटेड पे ऑपरेट हो रहा होता है। तो अगर आप बड़े बड़े ट्रांसफार्मर का 30-40% कैपेसिटी में अगर उसको आप चलाते हैं तो उसका एफिशिएंसी आपको बहुत कम मिल रहा होता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब पैरेलल ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय आपको एफिशिएंसी जो है, सिस्टम का जो एफिशिएंसी है उसको ये इंक्रीज कर रहा होता है। और इस पैरेलल ऑपरेशन के साथ और एक अच्छा बात है कि फॉल्ट के साथ जो है डील करना जो है आसान हो जाता है। मान लीजिए किसी भी कारणवश कोई एक ट्रांसफार्मर जो है आपका ख़राब हो जाता है, उसका वाइंडिंग जल जाता है, तो आप क्या करेंगे ना, सारे ट्रांसफार्मर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको जो है आइसोलेट करके जो है आप उस पर आराम से काम कर सकते हैं। और इससे देखिए क्या होता है, इससे ये भी होता है कि आपको पूरे एरिया का बिजली को बंद करने की ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ वो जो ट्रांसफार्मर है जो लोड को हैंडल कर रहा था, सिर्फ उतना ही लोड को आपको कट करना पड़ेगा। बाद बाकी जो है आपका बिजली जो है वो सप्लाई कर रहा होगा बाद बाकी ट्रांसफार्मर। तो इससे जो आपके सिस्टम के ऊपर जो रिलायबिलिटी है, जो भरोसा है, वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो अभी तक हमने ये समझा है कि ट्रांसफार्मर को जो है पैरेलली हम कनेक्ट करना क्यों चाहते हैं, क्यों किया जाता है, इंस्टेड कि आप उसकी जगह पे जो है बड़ा सा ट्रांसफार्मर आप लगा दें। अब देखिए, पैरेलली अगर आप कनेक्ट भी करना चाहते हैं ना, तो एक तरीका होता है, कुछ कंडीशन होता है जिसको आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। आप ऐसे कैसे भी जो है कनेक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहला और ज़रूरी जो कंडीशन है वो ये है कि ट्रांसफार्मर का जो पोलैरिटी है वो सेम होना चाहिए। पोलैरिटी क्या होता है? जैसे कि आपको पता है ट्रांसफार्मर जो है एसी पे ऑपरेट कर रहा होता है और एसी में जो है वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन बदल रहा होता है। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका जो इंड्यूस वोल्टेज है, जो
ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसका भी डायरेक्शन बदल रहा होगा। तो हम इस दो ट्रांसफार्मर को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि दोनों ही वाइंडिंग में जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा तो उसका जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, यानी कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन है इंड्यूस ईएमएफ का, उसकी बात हम कर रहे हैं और उसे जो है सेम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप नहीं रखते हैं तो क्या हो सकता है, तो भैया दोनों जो ट्रांसफार्मर है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसा समझिए कि अब दो बैटरी को जो है पैरेलली कनेक्ट किया है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा और इस करंट को जो हम सर्कुलेटिंग करंट कह रहे होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है सर्कुलेटिंग करंट से रिलेटेड। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों ही ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है वो सेम होना चाहिए। अब ये टर्न रेशियो क्या होता है, टर्न रेशियो ये बताता है कि सेकेंडरी में आपका कितना नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी के कंपैरिजन। सीधा सीधा आपको बताया तो इस टर्न रेशियो से जो आपको पता चल रहा होता है कि भाई सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज जो है आपका इंड्यूस होने वाला है। तो अगर आपका टर्न रेशियो जो है दोनों ही ट्रांसफार्मर में डिफरेंट है, अलग है, तो वोल्टेज भी जो है आपको अलग अलग देखने मिलेगा, डिफरेंट जो है आपको देखने मिलेगा। तो वोल्टेज अगर डिफरेंट हो जाता है तो आपको इंटरनली भी जो है करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा होगा, जिसको सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं अगेन। और इसको जो है आप निकाल भी सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। यहाँ पे Z जो है आपका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, यानी कि कितना करंट को रुकावट पैदा करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसको वो दर्शा रहा होता है। बाद बाकी यहाँ पे EB जो है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है दोनों ही ट्रांसफार्मर में, उसको बता रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे एक जो सवाल है ना आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या दो डिफरेंट KVA रेटिंग का, दो डिफरेंट कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर को हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं? तो भाई इसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हैं। बट इसके लिए जो मैं दो कंडीशन हमने बताया कि पोलैरिटी आपको सेम रखना है और टर्न रेशियो जो है आपको सेम रखना है, उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई जो आपका पर यूनिट इम्पीडेंस है ना दोनों ट्रांसफार्मर का, वो सेम रहना चाहिए। अब इस टर्मोलॉजी को आप याद रखिएगा कि पर यूनिट इम्पीडेंस जो है सेम रखना चाहिए अगर आप जो है दो ट्रांसफार्मर को, डिफरेंट रेटिंग के ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट करना चाहते हैं। अब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा अगर नहीं करेंगे तो एक जो ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा दूसरे कंपैरिजन में। कौन सा ज़्यादा ओवरलोड होगा, जो सबसे छोटा वाला जो ट्रांसफार्मर है वही सबसे ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। मतलब लोड शेयरिंग जो है ना दोनों ट्रांसफार्मर में बराबर बराबर नहीं होगा। बट अगर पर यूनिट इम्पीडेंस जो है दोनों ट्रांसफार्मर का सेम है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपका ट्रांसफार्मर किस कैपेसिटी का आपने कनेक्ट किया है, कौन से रेटिंग का कनेक्ट किया है, दोनों ही ट्रांसफार्मर में जो आपका लोड शेयरिंग है बराबर बराबर होगा। और यही आपका तीसरा कंडीशन है। अगर चौथे कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि भाई ट्रांसफार्मर का, आपके ट्रांसफार्मर का जो टोटल रिएक्टेंस है और जो रेजिस्टेंस है उसका जो रेशियो है ना वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ से हम सीधी सीधी ये बात बोलना चाह रहे हैं कि भैया दोनों का जो पावर फैक्टर है वो सेम होना चाहिए, या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो दोनों का जो फेज एंगल शिफ्ट है वो सेम होना चाहिए। जो फेज एंगल शिफ्ट जो है सेम होता है, यानी कि दोनों थीटा जो है सेम होता है, तो उस वक्त जो है आपको मैक्सिमम करंट ये दे रहा होता है और उस वक्त जो है आपको मैक्सिमम पावर ये डिलीवर कर पा रहा होता है। अब देखिए यहाँ से क्या दिक्कत होता है ना कि कई बार एग्जाम में इस तरीके से MCQ क्वेश्चन को फ्रेम कर दी जाती है कि सारा ही कंडीशन को आपको ऑप्शन में दे देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो सभी भाई ज़रूरी है, तो फिर क्या टिक करें। तो पोलैरिटी अगर आपको दिख जाता है ना तो आप पोलैरिटी को मार दीजिएगा, क्योंकि पोलैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है इन सब में। अब ये इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए और एक कंडीशन होता है कि आइडेंटिकल पोजिशन ऑफ टैप चेंजर होना चाहिए। तो अब टैप चेंजर के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो अब यहाँ पर क्लिक करके जो है देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।